अस्सलामुअलैकुम। ख्याल टीवी के प्रोग्राम कहानी दरबार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा ताहिर और मेरे साथ हैं जनाब आसिफ़ अली। ये हमने नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम मुख्तलिफ़ कहानी निगारों को बुलाया करेंगे और उनसे कहानियाँ सुना करेंगे। जनाब आसिफ़ अली साहब की अभी हाल ही में एक किताब हाशिए मंज़र आम पर आई है और हम सर से गुजारिश करते हैं कि हमें कहानी सुनाएँ कोई। जी शुक्रिया उसामा ताहिर। मैं अपनी किताब हाशिए से कहानी लाया नामुकम्मल, जिसका अनवान है नामुकम्मल। शादो एक बद्दी और बदसूरत वैश्या थी। उसे शहर में आए 2 माह से ऊपर हो चले थे। वो लड़कपन की उम्र से गुज़र चुकी थी। उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। उसके रिश्तेदारों ने उसे अपनाया ज़रूर, मगर सिर्फ़ इस हद तक कि उन्हें घर के कामकाज के लिए मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। उसने बहुत सारे रिश्तेदारों के घरों में काम किया था। उनकी और उनके बच्चों की देखभाल करते करते वो जवान हो गई, लेकिन ना किसी ने उसकी तालीम के बारे में सोचा, ना उसे कोई हुनर सीखने का मौका मिला। सिर्फ़ घर की सफाई, झाड़ू पोंछा करती, कपड़े धोते और खाना पकाते वो बड़ी हुई थी। उसकी एक बड़ी वजह शायद उसकी बदसूरती भी रही होगी। जब उन रिश्तेदारों के बच्चे बड़े हुए तो उनके रहन सहन, लोगों के मिलना जुलना और उनकी बातें सुनकर शादो की समझ में आया कि वो भी उन्हीं की तरह एक इंसान है, कोई बेकार फालतू चीज़ नहीं। तब उसने सबसे किनारा कर लिया। अब उसे और तो कुछ आता नहीं था, लिहाजा किसी बड़े घर में काम करने लगी जहाँ अच्छी तनख्वाह भी मिलती। लेकिन फिर कुछ ही अरसे में उसे महसूस हुआ कि वो तो पहले वाले ही मदार में फंस गई है, जिसमें उसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। शादो की जवानी के सूरज का सफ़र ग़रूब की जानिब गामज़न था। फिर भी वो कंवारी थी। उसकी बदसूरती की वजह से कोई उसके नज़दीक नहीं फटकता था। वो पैसे से मरहूम होने के साथ साथ जिस्मानी लज्जतें हासिल करने से भी महरूम थी, जिसके बग़ैर इंसान का ज़िंदा रहना नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल ज़रूर होता है। जब बहुत कोशिशों के बावजूद वो ये दोनों चीज़ें हासिल करने में नाकाम रही, तो अपनी एक दोस्त के साथ बड़े शहर जहाँ वो काम करती थी जाने का फ़ैसला किया। उसकी दोस्त जो कदरे ख़ूबसूरत थी, उसी की तरह पैसा कमाने, अपनी दूसरी ख्वाहिशात की तकमील के लिए उस बड़े शहर में आई थी और काफ़ी हद तक कामयाब रही थी। किराए के इस चौबारे में 2 कमरे, एक गुसल खाना और सीमेंट का एक फट्टा दीवार के साथ ईंटों पर यूँ रखा था जो इस मकान का किचन था। इस चौबारे में उसकी दोस्त के साथ 3 लड़कियां और भी रहती थीं। वो काफ़ी खूबसूरत थीं। शाम के बाद सब तैयार होकर अपने अपने चाहने वालों के साथ चली जाती। पीछे शादो और एक उधेड़ उम्र शख्स मुबारक अली रह जाते, जिसका आगे पीछे कोई न था, जो उस घर का सौदा सलफ लाता और कभी कभार कोई गाहक भी ले आता। इस खिदमत के बदले उसे 2 वक्त का खाना और रहने को जगह मिल रही थी। ज़्यादातर तो यही होता कि वो सब अपने अपने कामों पर चली जाती और पीछे मुबारक और शादो रह जाते, जो चौबारे की सफाई सुथराई करते, आने वाले अच्छे दिनों की बातें करते। शादो किसी चाहने वाले की राह देखती, चाहे वो रुपए पैसा कुछ ना दे, और मुबारक हर रोज़ उसके लिए एक ऐसा बंदा ढूंढने का वादा करता। ऐसे ही काफ़ी अरसा गुजर गया। एक शाम शादो अपने चौबारे की खिड़की, जो बाज़ार की तरफ खुलती थी, के पास बैठी सोचों में गुम थी। आसमान पर गहरे बादलों की तरह उसकी तबीयत भी भरी भरी सी थी। उसका अंदर किसी बर्तन की तरह किनारों तक भर चुका था। बाकी लड़कियां हस्बे मामूल जा चुकी थीं। मियाँ जी भी बाज़ार से एक चक्कर लगाकर उसके पास आ बैठे। शादो ने भर जाने के बाद बहना शुरू किया और बोली, मियाँ जी, मैंने अपनी ज़िंदगी लोगों की खिदमत में गुजार दी, अपनों की खिदमत की, वो भी बग़ैर पैसों, मगर उन्होंने कभी मुझे अपने घर का फ़र्द नहीं समझा। और जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा इस दुनिया में होना भी ज़रूर कोई अहमियत रखता होगा, तो मैंने उनसे बगावत कर ली, सबको छोड़ दिया।
तब मानो मैंने दुनिया में पहला कदम रखा हो। उस वक्त मैंने ख़ुद को यूँ महसूस किया जैसे अभी पैदा हुई हूँ। मैंने सोचा अब मैं इस दुनिया को देखूँगी, अपने लिए जीऊँगी, अपने होने के एहसास से लुत्फ़ अंदोज़ होंगी, किसी आज़ाद परिंदे की तरह हवाओं में लंबे लंबे सफ़र करूँगी। मैं अपने वजूद को महसूस करना चाहती थी। बहुत अच्छा किया तुमने जो ऐसी ज़िंदगी से छुटकारा पा लिया। ज़िंदगी बस एक ही बार तो मिलती है, इसे क्यों दूसरों के लिए ज़ाया किया जाए जो तुम्हारी कदर ना जानते हों, मुबारक बोला। मगर फिर बहुत जल्द इस बात का इदराक हो गया। शादो एक लम्हे को मुबारक की बात सुनने के लिए ठहरी, फिर एक तसल्सल से बोलती चली गई। इस दुनिया में जीने के लिए सिर्फ़ ज़िंदगी या ज़िंदा होना काफ़ी नहीं है। ज़िंदगी को बरकरार रखने और ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं। मेरी समझ में आ गया कि आज़ादी मिलना ऐसा भी आसान नहीं। इसके लिए कागज़ के बहुत सारे टुकड़े, जिनको दुनिया रुपया कहती है, चाहिए होते हैं। तो उससे अगला इदराक मुझे ये हुआ कि मेरे पास कोई हुनर नहीं, कोई तालीम नहीं, माँ बाप की छोड़ी हुई कोई जायदाद नहीं, मुझे दुनियादारी का पता नहीं, तो मैं भला पैसे कैसे कमा सकती हूँ। शादो अब तो यहाँ आ गई है, पैसा भी आ जाएगा, मुबारक अली ने बोला। अरे बड़े मियाँ, यहाँ आए हुए 2 माह से ऊपर हो चले हैं, अभी तक तो एक ढिला नहीं कमाया। मुझे तो डर है कुछ दिन और इंतज़ार के बाद अगर कोई ना आया तो ऐसा ना हो कि मेरे दोस्त मुझे यहाँ से चलता करे, शादो ने भड़क कर कहा। बड़े मियाँ एक बात तो बताएं, मेरे पास मेरी दोस्तों की तरह गाहक क्यों नहीं आते? आ जाएंगे, अभी तुम्हारी जान पहचान नहीं हुई ना, इसलिए, पर जैसे ही एक दो से वाकफ़ियत हुई धंधा चल निकलेगा, मुबारक ने तसल्ली दी। रहने दे मियाँ जी, आप तो ऐसे ही मेरा दिल रखने को कह रहे हैं। सच तो ये है कि मैं एक भद्दी, काली, छोटे कद की, मोटी, यानी हर तरह से बदसूरत हूँ। बल्कि अब तो मैं लड़कियों वाली उम्र से भी गुज़र चुकी हूँ। औरत बनने के अमल से बग़ैर गुज़रे ही औरत की उम्र को पहुँच गई हूँ। तो अब औरत कहना ही ठीक होगा। शादो ने बेदिली से ख़ुद ही अपनी बात का जवाब दिया। तो मुबारक ने सवाल किया, अगर तुझे ये सब पता था तो इस काम में क्यों आई? मुझे औरत बनना था, वैसे तो कोई मेरे पास नहीं आता, सो ऐसे ही सही, शादो ने जवाब दिया। मुबारक उसकी ऐसी सच्चाई सुनकर खामोश रहा तो फिर बोली, मैं इतनी बदसूरत क्यों हूँ? आज तक मुझे किसी ने प्यार करना तो बहुत दूर की बात, प्यार से देखा तक नहीं। बदसूरती कुछ नहीं होती, अपनी अपनी पहुँच की बात होती है। ये सब अपनी अपनी ज़रूरत की कहानी है। अब सोचो, दुनिया में एक ही लड़की या औरत बची हो और वो तुम हो, तो क्या इस दुनिया के तमाम मर्द तुम्हें बदसूरत कहेंगे? असल में एक की बजाय चुनने के बहुत सारे इंतखाब का होना खूबसूरती और बदसूरती की तमीज़ या फ़र्क पैदा करते हैं। अगर किसी के पास एक ही को चुनने का इख्तियार हो तो पसंद नापसंद, खूबसूरत बदसूरत का सवाल ही ख़त्म हो जाएगा। मुबारक ने उसे समझाने के अंदाज़ में बहलाना चाहा, मगर अब तो सबके पास सुनने का बहुत कुछ है और ना ही मैं इस दुनिया की आखिरी औरत हूँ। शादो ने जवाब में कहा, मैं बदसूरत क्यों हूँ? मैंने कुदरत का क्या बिगाड़ा था जो मुझे ऐसा बना दिया? ऐसी बात नहीं, मुझे मालूम है कुदरत कभी गलती नहीं करती। अगर उसने तुम्हें ऐसा बनाया है तो किसी वजह से बनाया होगा। मुबारक जवाब देते हुए खड़ा हुआ और खिड़की की जानिब बढ़ा। बाहर झांक कर देखा, शायद उसने किसी के आने का खटका सुना था, मगर वहाँ कोई न था। बाहर आसमान पर बादलों का मेला शोर था। वापस आकर बैठते हुए बोला, मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम सच में बहुत प्यारी हो। ये सुनकर शादो मुस्कुराई और बोली, मैं आपके प्यार की कदर करती हूँ, मगर आप काफ़ी उधेड़ उम्र बूढ़े होने के करीब हो चुके हैं। आपके प्यार की नफ्सियात और मोहब्बत शफ़क़त में तब्दील हो चुकी है, जिसे पिदर प्यार तो कहा जाता है, मगर किसी चाहने वाले का प्यार नहीं कहा जा सकता। मुझे वो मोहब्बत और प्यार चाहिए जिसे महसूस करके ज़िंदा होने का एहसास होता है, जो इंसान को मुकम्मल कर देता है। मेरे लिए इस दुनिया में शायद ऐसा कोई नहीं।
खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है, ऐसा खुदा ने अपनी किताब में फ़रमाया है। मुबारक ने कुरान का हवाला दिया। और तुमको क्या मालूम कि इंसानी खूबसूरती का मतलब क्या है? इंसान खूबसूरती चंद खुसूसियात के मजमूए का नाम ही तो है, जैसे रंग, शक्ल और हिसियात, जैसे नज़र आना, सुनना, बोलना, कद, जिस्म की खराश तराश वगैरह। ये सब चीज़ें मिलकर देखने वाले को लुभाती हैं, उन्हें करीब करती हैं और एक लम्हे के लिए सुकून और सरशारी का एहसास दिलाती हैं। इन सब खुसूसियात को हम खूबसूरती कहते हैं। शादो उठी और शीशे के सामने जाकर अब चंद लम्हों के लिए खड़ी हुई, फिर बोली, बड़े मियाँ, इन सब में तो सिर्फ़ बोलने, सुनने और नज़र आने जैसी हिस्सियात ही मेरे पास हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं। ना दिल को लुभाने वाला रंग, ना अच्छी शक्ल, ना कद और जिस्म की कोई ख़ास खराश तराश भी नज़र नहीं आती। ऊपर से नीचे तक गोल ही गोल हूँ, बिल्कुल वो सामने लगी खलास से खींची की दुनिया की तस्वीर की तरह। अगर खुदा खूबसूरती को पसंद करता है तो मुझे बदसूरत क्यों पैदा किया? ऐसी बात नहीं शादो। अगर तुम इस वक्त अफ्रीका के किसी मुल्क में होती तो सब तुम्हारे जैसी ही हैं, तो तुम वहाँ उनकी नज़र में एक खूबसूरत और मुकम्मल औरत होती और तुम्हारे बहुत सारे चाहने वाले होते। मुबारक ने जवाब दिया। बाहर मौसम तूफ़ानी सा बन गया था। बादलों ने अंधेरे को मज़ीद गहरा कर दिया था। बादलों के आपस में टकराने से दिल दहला देने वाली आवाज़ और बिजली पैदा हो रही थी। लो जी, अब इस आपका मतलब है कि मैं किसी गलत जगह पैदा हो गई हूँ। कुदरत मुझे गलत जगह ले आई है, यानी मेरे साथ एक और जुल्म हुआ है। हाय, अब मैं कैसे अफ्रीका के किसी मुल्क में जा सकती हूँ? अब तो हर मुल्क ने अपनी हदबंदी कर रखी है। कोई किसी के मुल्क में बग़ैर इजाज़त और बग़ैर ढेर सारे पैसे खर्च किए नहीं जा सकता। पैसे तो मैं अब भी किसी तरीके से कमाने से रही। मेरी आखिरी कोशिश आपके सामने है। मैंने पैसा कमाने के लिए ख़ुद को किस हद तक गिरा लिया है। इस धंधे में आने के दो ही मतलब थे, एक पैसा कमाना और दूसरा शायद कोई प्यार करने वाला मिल जाता तो रूह की तस्कीन भी हो जाती, मगर मैं दोनों में नाकाम हूँ क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। शादो चुप हुई तो बूढ़े ने लुकमा दिया। ये धंधा इतना भी गिरा हुआ नहीं है जितना तुम इसे गिरा रही हो। एक तरह से ये बहुत अच्छा मुआशरे की भलाई का काम है। शादो ने थोड़ी सी हैरानी से मियाँ को यूँ देखा जैसे वो सठिया गए हों और पूछा, वो कैसे? वो ऐसे कि तुम या तुम्हारी दोस्त ये धंधा करके इस मुआशरे के अंदर उठती गर्मी और आग को ठंडा रखती हैं। जैसे बादल बरसते हैं तो ज़मीन में ठंड पड़ जाती है। हर मर्द के अंदर एक जानवर होता है, उसे जब भूख प्यास लगती है तब उनकी भूख प्यास सिर्फ जिस्म से मिटती है। जिन मर्दों में जिनसी भूख प्यास से लड़ने की हिम्मत होती है या जिनके पास जिनसी भूख प्यास मिटाने का सामान होता है, वो तो इनको काबू में रख लेते हैं, मगर जिनके पास ना हिम्मत होती है ना उसकी खुराक का कोई बंदोबस्त, तो ये जानवर दरिंदा बन जाता है जो हमारे करीब इर्द गिर्द छोटे बड़े तमाम मासूमों के लिए वबाल जान बन जाता है। वो मासूम इसकी भीड़ चढ़ जाते हैं, जिससे मुआशरे में एक बड़ा बिगाड़ पैदा होने का ख़दशा होता है। उन जानवरों को दरिंदा बनने से रोकने के लिए तुम्हारी सहेलियाँ जैसी लड़कियाँ, औरतें ख़ुद को पेश करती हैं और उस दरिंदे की खुराक बन कर उसे ठिकाने लगाने में मदद करती हैं, जिससे मुआशरे में तवाज़ुन बना रहता है। मुबारक ने यह साबित करने के लिए कि धंधा इतना भी बुरा नहीं, उसके कुछ मुस्बत पहलू पर एक लंबा भाषण दिया। अच्छा चले, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, मगर अब तो मेरी जगह इस धंधे में भी नहीं रही, तो मैं कहाँ जाऊँ? किसका गिरेबान पकड़ूँ? मुझ पर कुदरत ने बहुत जुल्म किया है, मुझे इसका हिसाब कौन देगा? शादो ये कहते हुए बाहर आसमान पर कड़कती बिजली की तरफ देखते हुए रो पड़ी और अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। तुमको बस सब्र और इंतज़ार से काम लेना है, खुदा बेहतर करेगा, मुबारक ने तसल्ली दी। अब और कितना सब्र करूं? मेरी उम्र का तीसरा हिस्सा ख़त्म होने को है। शादो अभी तक नाशाद है। शादो अब बेसब्री वाले लहजे में रोती हुई बोली, कुदरत को मान लेना चाहिए कि मैं उसकी गलती हूँ। मेरी यहाँ कोई जगह नहीं थी।
एक तो मुझे बेवजह बनाया गया, दूसरा गलत जगह ला फेंका है। बाहर तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली बड़ी बेरहमी से कड़क रही थी। मुबारक बाहर जाने के लिए उठा। अब उसके पास शादू के सवालों के जवाब नहीं थे। वो उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए चुबारे की सीढ़ियाँ उतर कर वो दरवाज़ा खोलकर आखिरी 2 सीढ़ियों पर जा बैठा कि शायद शादू के लिए कोई चाहने वाला या गाहक मिल जाए। शादो बिजली की कड़क से डरी। बड़े मियाँ भी बिजली की कड़कड़ाहट से डरते हुए ऊपर आ गए। शादो खिड़की बंद करने के लिए उठी तो उसी लम्हे बिजली की एक लहर खिड़की की जानिब लपकी और सीधी शादो पर पड़ी। एक बहुत ज़ोरदार धमाके की सी आवाज़ से बरकी रो ने कमरे को हल्की नीली रोशनी से भर दिया। रोशनी इस कदर तेज़ थी कि आंखें चुंधिया आ गईं। शादो डर से बड़े मियाँ से लिपट गई। मुबारक के सीने से लगने पर शादो अपने जिस्म में गर्मी महसूस हुई, मगर बड़े मियाँ के जिस्म में एक ठंडक की लहर सी दौड़ गई। चंद लम्हे ऐसे ही लिपटे रहने के बाद शादो को महसूस हो गया उसकी तकमील यहाँ भी मुमकिन नहीं। शादो नामुकम्मल ही रही। जी तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए ख्याल टीवी को सब्सक्राइब करें। ये सिलसिला वैसे ही जारी रहेगा और हम मज़ीद हर हफ्ते या एक टाइम पीरियड के बाद ये कहानियाँ सुनते रहेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ख्याल टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।